Assalamualaikum students, hope you are doing well। हमारा आज का जो टॉपिक है वो इजाज़ बायो अकेडमी की तरफ से सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 रिस्पायरेशन से हम स्टार्ट करेंगे। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं जिनको अभी तक चैनल का नहीं था पता, तो वो इस हमारे यूट्यूब के इस चैनल को जिसका नाम है इजाज़ बायो अकेडमी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसको लाइक करें ताकि बहुत सारे दोस्त क्या हो सके वो फ़ायदा ले सके इससे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से और आसान तरीके से जितने भी टॉपिक्स हैं उनको समझाएं और उन टॉपिक्स को यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करें। तो हमारा जो पहला टॉपिक है जो कि 10th की बुक में भी है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जो बेसिकली गैसेस एक्सचेंज के चैप्टर में है। जबकि यहाँ पे सेकंड ईयर में जो चैप्टर है जिसका नाम है रिस्पायरेशन, तो हम रिस्पायरेशन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि रिस्पायरेशन क्या है, ठीक है। तो रिस्पायरेशन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पायरेशन जो है ये, इसको डिफाइन करने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रिस्पायरेशन कितने किस्म की होती है। 2 किस्म की होती है। एक रिस्पायरेशन जो होती है वो इंटरनल रिस्पायरेशन होती है। क्या होती है? इंटरनल रिस्पायरेशन होती है। और एक रिस्पायरेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को, तो जो इंटरनल रिस्पायरेशन है इसमें ये जो वो प्रोसेस है जो कि हम 9th में पढ़ते हैं या हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में, जिसमें जो है ऑक्सीजन की मदद से फूड की ब्रेक डाउन की जाती है, फूड की ऑक्सीडेशन होती है। किस लिए? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, एनर्जी के लिए। इसके अलावा इसके साथ जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है। तो ये रिस्पायरेशन है। ये रिस्पायरेशन फर्दर जो है वो 2 तरह की हो सकती है, लाइक एरोबिक हो सकती है, एनएरोबिक हो सकती है। जो एरोबिक रिस्पायरेशन है उसमें ऑक्सीजन की मदद से फूड की ब्रेक डाउन की जाती है। जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है उसकी ब्रेक डाउन की जाती है, या ऑक्सीजन के अलावा कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिया जाता है जो कि उस फूड की ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब इसमें जो दूसरे नंबर पे टाइप है वो है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होती है? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में ये टिपिकली गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है। ये क्या है? ये टिपिकली गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है। गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, ये गैसियस एक्सचेंज इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रिस्पायरेशन को डिफाइन किया कि द प्रोसेस इन विच द गैसियस एक्सचेंज अकर्स इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। अब इस रिस्पायरेशन या गैसेस एक्सचेंज को अगर हम देखें तो हम एक कॉमन वर्ड इसके लिए यूज करते होते हैं, ठीक है। तो हम कॉमन वर्ड में हम क्या कहते हैं कि ये रिस्पायरेशन है, जो कि इसमें हम जनरली हम कहते होते हैं कि ब्रीथिंग है। लेकिन यहाँ पे हम रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग दोनों को सेपरेट डिफाइन करेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं। नंबर 1, अगर हम रिस्पायरेशन को कहें, रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज विच इन्वॉल्व्स, ठीक है। ये प्रोसेस है किसका? गैसियस एक्सचेंज का। बट क्या है? इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल प्रोसेस या मैकेनिकल process as well as the physiological process। क्या होगा? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगा इसमें।
तो यानी कि रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन में हमने कहा कि रिस्पायरेशन इज the process of gases exchange which involves the physical process as well as the physiological process physical या जो फर्स्ट है फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस। इसमें टिपिकली क्या होता है, इसमें एयर ली जाती है एटमॉस्फेयर से इनटू द बॉडी और बॉडी से दोबारा यही एयर आउट ऑफ द बॉडी एटमॉस्फेयर में दोबारा से क्या की जाती है, वो भेज दी जाती है। जबकि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में अगर हम देखें तो हमने जो ऊपर बात की थी कि इंटरनल प्रोसेस होता है, इसमें जो गैसेस होते हैं, जो टिपिकली गैसेस हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है और उसी एक्सचेंज की वजह से फूड की ब्रेक डाउन होती है और फूड से क्या ली जाती है, एनर्जी ली जाती है। ठीक है, और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। ये हो गया फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब नेक्स्ट जो है वो है ब्रीथिंग। ठीक है, जो नेक्स्ट इसमें जिसको हमने डिफाइन करना है वो क्या है, वो है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या होती है, ब्रीथिंग में हम देखते हैं कि इट ओनली इन्वॉल्व्स द फिजिकल प्रोसेस। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकली एटमॉस्फेयर से क्या होता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली जाती है, बॉडी में जाती है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचा दी जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है रिस्पायरेशन, इसमें डिफरेंस है रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग का। क्लियर है? अच्छा, इसमें ये तो हो गया हमारे पास रिस्पायरेशन और उसकी डेफिनेशन कि हमारे पास और उसमें रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस कि ये होते क्या है। अब बात ये आती है कि व्हाई टू डू रिस्पायरेशन, सिग्निफिकेंस इसका क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम लिखते हैं सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रीथिंग या सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पायरेशन, क्योंकि हर एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स what every organism require food and they get energy from food. Every organism require food to obtain energy, and to obtain energy it has to break down the food. So the breakdown is only possible when the oxidation reaction occurs. So what is the oxidation? We can say that it is the breakdown of food. Breakdown of food. Okay, oxidation. In the result, the waste product we have what? Carbon dioxide. And carbon dioxide is a toxic compound. So toxic compound for human, for animals, and oxygen is toxic compound for plants. For plants. So carbon dioxide is toxic for animals. So depending upon the organism, they have to release back the toxic compound, whatever it is, whether it could be oxygen in the case of plants, it could be the carbon dioxide in case of animals. Get it? Okay, so this gases exchange is necessary, where we are saying that to oxidize, to break down the energy, to break down the food, to get energy, we have to perform the oxidation process, and it requires the oxygen. And oxygen is taking through the process which is called respiration. So it is the basic significance of that particular process which is called respiration.
सो हम यहाँ पे डिस्कस क्या करेंगे, हम यहाँ पे टिपिकली डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसकी डिस्कस करते हुए हम के यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसको पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी को। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो एनाटॉमी है, हमने इसको डिस्कस करना है। तो होप्स हो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया कि रिस्पायरेशन क्या होते हैं। दो तरह की होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल में हमने फूड कहा कि हमने फूड जरूरत होती है, क्यों जरूरत होती है, ताकि हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी की फूड की ब्रेकडाउन की वजह से होती है। और ये एनर्जी क्यों हमें चाहिए होती है, वैसे एनर्जी का भी लिख रहे, एनर्जी हमें क्यों चाहिए होती है, टू रन द सिस्टम्स, क्योंकि जितने भी सिस्टम है दे रिक्वायर एनर्जी टू वर्क, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज के लिए। सही, तो एनर्जी हमें चाहिए। यहाँ से हम एटीपी के फॉर्म में क्या लेते हैं, एटीपी के फॉर्म में हम एनर्जी लेते हैं, ये हमारे पास आ जाती है एनर्जी। ठीक हो गया, ये हो गया एनर्जी। एनर्जी से इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड समटाइम बाय प्रोडक्ट में आता है इन केस ऑफ एनिमल, एंड ऑक्सीजन इन केस ऑफ समटाइम होता है कि ऑक्सीजन वहाँ पे फिर जो डिफरेंट प्रोसेस वहाँ पे ऑक्सीजन अगर बन जाता है, या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन प्लांट्स वहाँ पे ऑक्सीजन बनता है, तो उस ऑक्सीजन को भी हमने वापस प्लांट्स ने क्या करना होता है, वो रिलीज करना होता है। तो ये जो प्रोसेस हैं, इन प्रोसेस के लिए फिर दोबारा से एक्सटर्नल रेस्पायरेशन की ज़रूरत पड़ती है कि पहले टेक इन किया है एयर को और उसमें से गैसेस एक्सचेंज की है, कि मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड टिपिकली उन्होंने रिलीज की है और ऑक्सीजन दोबारा से क्या किया, वो इनहेल किया है। सो उसके बाद रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग हमने यहाँ तक पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो एनाटमी है। तो होप्स हो कि इस में आप लोगों को जो है वो फर्दर हम इसको जब समझेंगे तो आपको ये पूरे बेसिक्स पता होनी चाहिए। इस बेसिक के बगैर यहाँ पे मुश्किल है कि आपको पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आए। तो जिसको कोई मुश्किल हो रही है तो थोड़ा सा रिवाइंड कर ले इसी लेक्चर को, तो आपको समझ आ जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले वो दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, दो मेन के, एक होता है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, अच्छा जी, ह्यूमन रिस्पायरेटरी ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसके दो मेन पोर्शन हैं। नंबर वन, हम कौन सा पोर्शन, नंबर वन, इसको डिवाइड किया गया हुआ है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में, और नंबर टू पे आता है लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कैविटीज इसको फर्दर डिवाइड करते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी कैविटी लाई करती है। ठीक है, नंबर वन, ठीक है, इसमें हम लिख लेते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आएगी नेजल कैविटी। कौन सी आएगी, नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी नंबर टू पे यहाँ पे आ जाती है। नंबर टू, नेजल कैविटी के साथ इसमें इन्वॉल्व होती है ओरल कैविटी। ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सी आएगी, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्ट ऑफ द ओरल कैविटी जो होगी वो यहाँ पे वर्क करेगी। यहाँ पे उसके पार्ट्स होंगे ओरल कैविटी के इन लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और नंबर टू यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि नंबर टू पे हमारे पास यहाँ पे थोरेसिस कैविटी। कौन सी कैविटी होगी बच्चों, थोरेसिस कैविटी, थोरेसिस या चेस्ट कैविटी। ठीक है, तो ये कैविटीज हैं
कैविटीज की डिवीजन इन अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब फर्दर देखें नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी कौन सी होगी, यहाँ से अगर हम देखें तो जो यहाँ पे ये होगी नेजल कैविटी, ठीक है। ये कौन सी होगी, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ एनसी, नेजल कैविटी, ठीक है। और जो ओरल कैविटी है इसके बिल्कुल बीनीथ यहां तक ये कौन सी होगी, ये होगी ओरल, कौन सी कैविटी होगी, ओरल कैविटी होगी, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे जो ये वाला जो पोर्शन जो यहाँ से बिल्कुल ये जो गर्दन है, गर्दन से नीचे की तरफ जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन कौन सा होगा, इस पोर्शन को हम कहते हैं चेस्ट या थोरैसिस कैविटी। ये कौन सी होगी, चेस्ट कैविटी और थोरैसिस कैविटी, ठीक है। समझ आई कि पहली है नेजल कैविटी, इसको भी मैं पूरा ही लिख देता हूँ, नोजल नेजल, ठीक है, नेजल कैविटी, इसको सेपरेट कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नेजल कैविटी, दूसरी है ओरल कैविटी और उसके बाद है चेस्ट कैविटी, क्लियर। इसमें सबसे पहले जो पोर्शन आता है वो आता है नोज। इसमें कौन सा पोर्शन आएगा, नोज। नोज, what is nose? Nose is the only visible external part of the respiratory system. Nose is the only visible external organ of the respiratory system. Clear? Yeah. Only visible air passageway of the respiratory system. Clear है यहाँ तक, ठीक है। तो नोज को हमने डिफाइन कर दिया, नोज इज एन ऑर्गन दैट इज एक्सटर्नल, दैट इज लोकेटेड एक्सटर्नल टू द बॉडी, और ये क्या होगा, ये हमारे पास ओनली विजिबल पार्ट होगा इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्दर नोज के क्या होते हैं, वो पार्ट्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें हमने थोड़ा सा शो करवाया आपको नोज, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये हो गया नोज, ठीक है, ये हो गया नोज। अब इसी नोज में देखे, इस नोज में मैं आपने ही बता देता हूँ, इस नोज में हम देखे हमारे साथ ये दो पैसेज वे है, ठीक है, टू है, एक साइड पे, एक लेफ्ट पे, एक राइट साइड पे। इन को क्या कहते हैं, इनको हम नाम देते हैं, एक को चूंकि ये बाहर की तरफ है तो हम कहते हैं ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल्स हैं, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, क्लियर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एंड दीज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आर सेपरेटेड बाय द सेप्टा, एक कार्टिलेज से बनी हुई हड्डी है, ठीक है, कार्टिलेज के बना हुआ एक सेप्टम है, एक डिवीजन है, और इसको हम नाम देते हैं सेप्टा। सेप्टा क्या करता है, सेप्टा, ठीक है, सेप्टा का काम क्या होता है, ये दो नॉस्ट्रिल्स को सेपरेट करता है, टू नॉस्ट्रिल्स को आपस में सेपरेट करता है, डिवाइड करता है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के बाद यहाँ पे जो एक पोर्शन आता है उसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या है ये, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। और ये वेस्टिब्यूल देखिए, वेस्टिब्यूल क्या होता है, बिल्कुल ये जो जगह है, जो ये बिल्कुल नरम सी ये जो जगह है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाली जगह, ये मैंने क्या बना दिए, ये मैंने आपको दिखा दिए कि ये वेस्टिब्यूल का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वेस्टिब्यूल का पोर्शन है। और इसमें क्या मौजूद होते हैं, इसमें मौजूद होते हैं हेयर्स, ये क्या होगा, वेस्टिब्यूल, ठीक है। और इस वेस्टिब्यूल में क्या मौजूद होते हैं, इस वेस्टिब्यूल में हेयर मौजूद होते हैं, क्या होते हैं, हेयर। और इन हेयर्स का काम क्या होता है, इन हेयर्स का काम होता है कि ये डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है उसको ट्रैप करते हैं। इसके अलावा ये फिल्टर करते हैं एयर को, क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं एयर को, क्लियर। तो ये हेयर्स का फंक्शन हो गया,
ये हेयर्स का फंक्शन हो गया या वेस्टिब्यूल का फंक्शन हो गया। अच्छा, वेस्टिब्यूल के बाद अगर हम देखें, वेस्टिब्यूल के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ईच जो नॉस्ट्रिल है उसमें यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक लाइनिंग होती है, यहाँ पे ये क्या है, ये लाइनिंग है। और इस लाइनिंग को हम क्या नाम देते हैं, इस लाइनिंग को हम नाम दे देते हैं किसका, ये होती है एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग है। ये क्या है, एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग है, लेयर है, एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर होती है। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर होती है। और इस लेयर में, ऐसी लेयर में आप देखिए एपिथेलियल सेल्स की लेयर हो गई। इस लेयर का काम क्या होता है, इस लेयर का काम होता है कि ये प्रोड्यूस करती है म्यूकस। ये क्या प्रोड्यूस करती है, म्यूकस प्रोड्यूस करती है। और म्यूकस क्या है, व्हाट इज म्यूकस, म्यूकस जो है वो एक स्टिकी, ठीक है, स्टिकी लिक्विड है, स्टिकी जेल लाइक, ठीक है, ये जेल लाइक लिक्विड है जो कि प्रोड्यूस होता है। और इसी स्टिकी जेल लाइक लिक्विड का काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि ये ट्रैप करती है, क्योंकि स्टिकी है ना, तो ये किसी भी कोई भी चीज इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स आएंगे वो ट्रैप हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक है, और दूसरे कुछ पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, तो ये क्या करती है, ये ट्रैप करती है, किस किस चीज को ट्रैप करती है, डस्ट पार्टिकल्स को, इसके अलावा फॉरेन पार्टिकल्स को, और इसके अलावा जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनको ट्रैप करती है, ताकि वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर जाके कोई इन्फेक्शन कॉज ना करे, कोई डैमेज कॉज ना करे। क्लियर है। म्यूकस, म्यूकस के साथ अगर हम देखें इसी इपिथेलियल जो सेल की लेयर है, इसके ऊपर छोटे छोटे सीलिया होती है। क्या होती है, कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, सीलिया होती है, सीलिएटेड इपिथेलियल सेल की लेयर होती है ना ये, तो इसके ऊपर छोटे छोटे क्या होंगे, सीलिया होंगे, यूं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, सीलिएटेड। ठीक है, सीलिएटेड है, यहाँ पे ये ब्लैक जो मैंने आपको शो करवाए ये क्या होंगे, ये होते हैं सीलिया। ठीक है, ये हो गया सीलिया। ये जो सीलिया है, ये सीलिया भी क्या काम करते हैं, ये भी यही काम करते हैं कि ये डस्ट पार्टिकल्स को क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे। इसके अलावा ये फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करेंगे। ठीक है, और एयर को फिल्टर करने में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसके। तो मेन फंक्शन क्या हुआ नेजल कैविटी का, एयर फिल्ट्रेशन। मेन फंक्शन क्या हुआ, एयर फिल्ट्रेशन। एक और चीज रह गई, और वो क्या है, वो हम यहाँ पे शो करते हैं कि अगर हम देखें यहाँ पे एपिथेलियल सेल के बिल्कुल नीचे, एपिथेलियल सेल के बिल्कुल नीचे यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल बीनीथ द एपिथेलियल सेल, बीनीथ द एपिथेलियल सेल। देखो एपिथेलियल सेल के नीचे, एपिथेलियल सेल के नीचे होते हैं ब्लड कैपिलरीज होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। और इस नेटवर्क का काम क्या होता है, इस नेटवर्क का काम होता है कि ये नेटवर्क जो एयर आ रही है, इस एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। मीन्स के इसकी कोशिश होती है कि जो एयर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बल्कि एयर के टेम्परेचर को ये अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्म रखता है। अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कितने तक वार्म अप रखेगा इसको, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है,
30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये उसको वार्म अप रखता है। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास नेजल कैविटी, उसमें नोज। ठीक है, इसमें एक और चीज हम ऐड करेंगे। ठीक है, अभी हम चूंकि जाने वाले हैं ओरल कैविटी की तरफ, तो ओरल कैविटी की तरफ जो ही जाते हैं तो यहाँ पे एक पार्ट आता है, और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, नंबर 1 पार्ट आता है, इसको हम नाम देते हैं यूव्यूला। इसको हम क्या नाम देते हैं, यूव्यूला। यूव्यूला क्या है, ये यूव्यूला, ये बेसिकली जो अगर आप अपना मुंह खोलें और उसको देखें, बिल्कुल सामने से एक आपको ऐसे स्ट्रेच्ड जो है वो यहाँ पे अगर देखें तो आपको यूं स्ट्रेच करके बाहर की तरफ एक पोर्शन नजर आएगा। ठीक है, और इस पोर्शन को हम कहते हैं यूव्यूला। तो ये बेसिकली होता है सॉफ्ट प्लेट का, जो ऊपर से सॉफ्ट प्लेट होती है ना, उसकी एक्सटेंशन होती है हल्की सी। और ये जो एक्सटेंशन है, इसका काम क्या होता है, ये एक्सटेंशन जब स्वेलविंग हो रही होती है, क्या हो रही होती है, स्वेलविंग। जब हम खाना खाते हैं ना, तो जो निवाला होता है, निवाले को हम चबा के उसको निगल रहे होते हैं, स्वेलविंग बेसिकली निगलना है। ठीक है, तो जब हम उसको निगल रहे होते हैं तो उस वक्त ये नेजल कैविटी को बंद कर देता है, ताकि उसमें कोई लिक्विड या कोई खुराक ना जा सके, वो बैक फ्लो ना कर सके। तो इस यूव्यूला का काम क्या होगा, ये स्टॉप करता है। ठीक है, प्रिवेंट करता है, क्या करता है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड plus water or some sort of liquid into the nasal cavity. Clear? ठीक है, by blocking, ठीक है, by blocking the nasal cavity और internal nostrils। ठीक है, ये क्या करता है, फूड की जो ब्लॉकेज है, फूड की जो मूवमेंट है, वो नेजल कैविटी में जाने से रोकता है, उसको ब्लॉक करता है। क्लियर है? इसके बाद एक और पोर्शन आता है, ये ओरल कैविटी में हम पढ़ते हैं फेरिंग्स। किसको हम डिस्कस करेंगे, फेरिंग्स। हमने यहाँ पर क्या डिस्कस करना है, फेरिंग्स को। अब pharynx देखें, what is pharynx? Pharynx is the common air passageway or the common passageway to both digestive system and respiratory system. A common passageway of food and water. Food and water. Common passageway of is a structure or part which is the common to both. कौन से बहुत, डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, टू फूड एंड टू एयर। कॉमन पैसेजवे, इसके कॉमन यहाँ पे ये पोर्शन होगा। कौन सा पोर्शन होगा, ये पोर्शन। ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है, ये सारा क्या होगा, ये कॉमन टू, ये देखिए यहाँ से ये फूड आ रही है और यहाँ से ये क्या आ रही होती है, एयर आ रही होती है। तो दोनों के लिए ये क्या होता है, ये एक कॉमन पैसेज वे होता है ये। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये क्या होगा, ये होगा फेरिंग्स। क्लियर है, फेरिंग्स, ये कॉमन है दोनों के लिए। अब इसमें इसके कॉमन होने का क्या फायदा है, इसके कॉमन होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन केस ऑफ मेडिकल कंडीशंस, मींस के जब कोई बंदा बीमार हो और वो मुंह से खाना ना खा सकता हो, और मेडिकल कंडीशन के दौरान उसमें नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए उसके मैदे तक खुराक पहुंचाई जाती है, और वो जो नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब होती है वो कैसे पहुंचाते हैं, वो नोज के थ्रू
जो है वो इंटर करते हैं। इस इंटर कनेक्शन जो है, जो नेजल ओरल इंटर कनेक्शन है, जिसको हम फेरेंक्स कहते हैं, इसके थ्रू फिर वो एसोफेगस में पहुंच जाते हैं और एसोफेगस से वो स्टमक में जाती हैं। क्लियर है? तो ये इसका सबसे बड़ा कॉमन होने का जो फायदा है वो यही है। ठीक, अच्छा, ये हो गया फायरिंग्स। इस फायरिंग्स में अगर देखें, इसके तीन हिस्से होते हैं। इसके क्या होते हैं? इसके तीन, इसको तीन पोर्शंस में डिवाइड किया गया है ना। इसको तीन पोर्शन में डिवाइड किया है। नंबर 1 जो पोर्शन है, यहीं पे हम इसको कर लेते हैं। जो सबसे ऊपर का पोर्शन होगा इसी का, इस फायरिंग्स का, ठीक है, जो सबसे ऊपर का पोर्शन होगा, फिर दरमियान का, और फिर सबसे नीचे वाला। जो यहाँ पे हम देखते हैं फेरेंक्स का सबसे ऊपर वाला, चूंकि नेजल ये ऊपर वाला होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला पोर्शन होगा, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन ये हो गया दरमियान वाला, और ये सबसे नीचे वाला। तो जो सबसे ऊपर वाला है उसको हम नाम दे देते हैं नेजो फेरेंक्स। नेजल कैविटी के बिल्कुल साथ है। किसके साथ है? नेजल कैविटी के साथ है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट नेजोफेरिंक्स। दूसरा क्या होगा? ओरल कैविटी के अंदर आ जाता है, टिपिकली ओरल कैविटी में आ जाता है, तो हम इसको कह देते हैं ओरो फेरिंग्स, ठीक है। और जो थर्ड वन वो ओरल कैविटी में मौजूद एक पार्ट है जो कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, और उसको हम नाम देते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? उसको हम कहते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स, क्योंकि ये इस लैरिंक्स के करीब होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लैरिंगो फेरिंग्स। क्लियर है? तीन पार्ट, जस्ट इट इज जस्ट द पैसेज वे common to both digestive system and respiratory system. It has three parts. The upper part is called nasopharynx, the middle part is called oropharynx, and the lowest part is called laryngopharynx. Clear? Just air and food both common here, that pass through the esophagus and pass through the esophagus and as well as to the trachea or the larynx. Clear? It is a leading passageway. Hope so it is clear. Now next, lower respiratory system, in which we have the other part that is called larynx. And larynx, first of all, in larynx, we have different parts. It is made up of cartilage. It is made up of cartilage, soft cartilage and muscles. ठीक है, तो ये किस चीज से बना हुआ होगा? कार्टिलेज एंड मसल्स से मिलके बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? मसल्स एंड कार्टिलेज। क्लियर है? मसल्स और कार्टिलेज से बना हुआ है, और इसमें एक मॉडिफाइड, इसकी जो ओपनिंग होती है, जो इसकी ओपनिंग होती है, दैट इज मॉडिफाइड, दैट इज मॉडिफाइड ओपनिंग। सो वी कैन call it the glottis. Glottis is the modified opening of the larynx. Modified opening of the larynx. और इसी ग्लोटिस के ऊपर, इसी ग्लोटिस के, या इधर हम लिख लेते हैं ओपनिंग ऑफ larynx। क्लियर है? मॉडिफाइड है। यहाँ पे आप देखें, ये पोर्शन है इसका, ये मॉडिफाइड, ये लैरिंक्स है, ये देखें मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड हो गई, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये किस तरह होगी? ये ऐसे होती है। अगर हम देखें, ये आ रही होती है ऐसे, ठीक है, और यहां से ये पोर्शन यूं आ रहा होता है, और ऐसे ही करके, ठीक है। अब ये कॉमन एयर पैसेज वे था, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है, यहाँ पे आप देखें कि इस जगह के ऊपर ये जो ओपनिंग है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पे ये हो जाती है ओपनिंग, ठीक है। और इस ओपनिंग के साथ ये ओपनिंग एक, और इसके साथ ही यहाँ पे ये हो जाती है दूसरी ओपनिंग, ठीक है। ये जो दूसरी ओपनिंग मैंने बनाई है ये हो गई इसोफेगस, खुराक की नाली। और जो इस तरफ मैंने ओपनिंग बनाई है ये हो गया, इसको हम कह देते हैं लैरिंक्स। ये क्या है, लैरिंक्स की ओपनिंग है, जिसको हम नाम दे देते हैं ग्लोटिस का। क्या है ये, ग्लोटिस, ठीक है, ग्लोटिस। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह कर लेते हैं कि ये जो ओपनिंग होगी ये हो गया ग्लोटिस, और जो इसके साथ ओपनिंग है जो इसके साथ ओपनिंग है ये ओपनिंग हो गई इसोफेगस की, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक फ्लिप लाइक, ये देखें यहाँ पे एक हल्का सा यू कर्व्ड है, यहाँ पे एक फ्लिप कार्टिलेज का एक फ्लिप मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, कार्टिलेज का एक फ्लिप मौजूद होता है। क्या होता है, कार्टिलेज का एक फ्लिप, ये यहाँ पे ऐसे करके मौजूद होता है, ठीक है, नजर आया, ये वाला, ये होता है एक फ्लिप। और इस फ्लिप को हम क्या नाम देते हैं, ये होता है इपीग्लोटिस। ये क्या होता है, इपीग्लोटिस। और यही इपीग्लोटिस अगर हम यहाँ पे शो करें तो यहाँ पे भी हम शो करवा सकते हैं, जस्ट लाइक दैट, कि ये देखें, ये चूंकि ऐसे आ रहा होता है, ये फ्लिप होता है, ये फ्लिप लगा हुआ है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, ईपी ग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर लगा हुआ, ईपी ग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर लगा हुआ, ठीक है। एक फ्लिप है, और ये फ्लिप का काम क्या होता है, इस फ्लिप का काम होता है, ईपी ग्लोटिस का काम होता है कि ये जब भी फूड आती है, तो आप देखें जब फूड आएगी तो फूड का वजन होता है, और वो क्या करती है, वो फूड इसके ऊपर जो ही लगती है तो ये किसको बंद कर देते हैं, ये ग्लोटिस को बंद कर देते हैं। लैरिंक्स की जो ग्लोटिस है उसको बंद कर देते हैं। जो ही उसको बंद करता है तो उसके बंद करने के बाद वो जो खुराक है वो सांस की नाली में नहीं जा सकती, क्योंकि सांस की नाली बंद हो चुकी हुई है एपिग्लोटिस की वजह से। अब वो खुराक कहाँ पे जाएगी, ऑटोमेटिकली इसोफेगस में जाएगी, और इसी तरह ये प्रिवेंट होगा, किसी भी डैमेज को जो है इस तरह रोकेंगे, और किसी भी एडवर्स जो है वो इफेक्ट होता है उसको रोक सकते हैं। तो एपिग्लोटिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैट केस विच प्रिवेंट, ठीक है, विच फूड प्रिवेंट फूड फ्रॉम the entering into larynx, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अच्छा, अब लैरिंक्स में एक और पार्ट होता है, और उस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक था, ठीक है। दूसरा जो इसमें मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है वो होता है वॉइस बॉक्स। क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। ये देखिए मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल नीचे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये क्या होगा, वॉइस बॉक्स है। और इस वॉइस बॉक्स में क्या मौजूद होते हैं, इस वॉइस बॉक्स में मौजूद होते हैं, इस वॉइस बॉक्स में क्या मौजूद होता है, इस वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। क्या होंगे यहाँ पे, वोकल कॉर्ड्स होंगे, वोकल कॉर्ड्स होंगे। और ये वोकल कॉर्ड किस चीज से बने हुए होते हैं, ये भी प्रीमियरली मसल्स से बने हुए होते हैं, इनमें मसल्स होते हैं,
और साथ में इसमें मेनली जो है वो कार्टिलेज मौजूद होती है। और जब एयर एक्सहेल करते हैं तो ये जो वोकल कॉर्ड है ये कार्टिलेज है, तो ये वाइब्रेट करती है, और जब वाइब्रेट कर रही होती है तो इस दौरान ये हमारी आवाज़ प्रोड्यूस कर, मेरी आवाज़ जो आप तक आ रही है ये कैसे आ रही है कि मैं एक्सहेल कर रहा हूँ, एयर आ रही है और वो वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट कर रही है, और जब वाइब्रेट करती है तो इसी वाइब्रेशन में इसके ये आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। और आवाज़ डिफरेंट आवाज़ कैसे आती है, क्योंकि हमारी टंग साथ साथ हिल रही होती है, तो टंग जो है ना उसके पैटर्न को चेंज करती है, वॉइस के पैटर्न को चेंज करती है, और वही आवाज़ हमें डिफरेंट वर्डिंग्स को बोलने में हेल्प आउट करती है। स्पीकिंग पावर है स्पीच में, ठीक है, ये स्पीचिंग जो है वो डिवाइस है, ठीक है, ह्यूमन का एज वेल एज इन एनिमल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे चूंकि ह्यूमन को पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमन का कहेंगे कि स्पीचिंग डिवाइस है। तो यहाँ तक ये हमारे पास क्लियर हुआ कि ओरल कैविटी में जो हमने पढ़ा कि एक लैरिंक्स होता है, फिर उसके बाद हमने कहा कि वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स के दो हिस्से, ग्लोटिस उसमें मॉडिफाइड पोर्शन है, देन वॉइस बॉक्स उसमें मॉडिफाइड पोर्शन है। क्लियर। तो अब नेक्स्ट जो है वो इसमें जो पोर्शन होता है उसको हम नाम देते हैं ट्रैकिया। क्या नाम देते हैं? ट्रैकिया।